प्यारे छात्रों, अभी तक हम लोगों ने वासुदेव शरण अग्रवाल जिन्होंने राष्ट्र के स्वरूप के बारे में बताया कि यदि राष्ट्र का स्वरूप हमें राष्ट्र के स्वरूप का विकास करना है तो उसके लिए 3 चीजें आवश्यक हैं: भूमि, जन और उनकी संस्कृति। अर्थात इस धरती और धरती पर रहने वाले लोग और उन लोगों की संस्कृति। तो अभी हम लोग भूमि के बारे में पढ़े। अब राष्ट्र के स्वरूप में जो सबसे महत्वपूर्ण हमारा दूसरा अंग है, अब उसके बारे में जानेंगे कि आखिर इस धरती पर रहने वाले लोगों को कैसा होना चाहिए। तो आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, बस चैनल पर आते हैं तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। लाइक से बस एक ही प्रयोजन होता है कि आप हमें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इसके लिए आप स्वीकार कर रहे हैं। बस एक आत्मविश्वास बढ़ता है, हाँ कंटेंट आपको समझ में आया, अच्छा लगा, और कोई जोर जबरदस्ती भी नहीं है कि आप लाइक ही करें। पूरा कंटेंट देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। तो आइए अब अपने टॉपिक पर चलते हैं। आज हम लोग जन पढ़ेंगे। भूमि के बारे में पढ़ लिया था, अब जन के बारे में पढ़ेंगे कि मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। इस मातृभूमि में जितने लोग भी निवास कर रहे हैं वो हमारे इस राष्ट्र के दूसरे अंग है। यह समझिए कि साइकिल का दूसरा पहिया, साइकिल कभी एक पहिए पे नहीं चल सकती। यदि साइकिल को चलना है, साइकिल को में यदि गति चाहिए तो उसके साथ दूसरा पहिया होना चाहिए। तो बोला मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य इसी राष्ट्र के दूसरे अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य न हो, विद्यालय हो और बच्चे ना हो। ध्यान दीजिएगा, जैसे इन्होंने उदाहरण दिया, पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर मनुष्य न हो, तो क्या राष्ट्र की कल्पना की संभावना की जा सकती है? नहीं, तब राष्ट्र की कल्पना करना असंभव है। दूसरा उदाहरण दिया कि टीचर है, बच्चे ना हो। क्या टीचर पढ़ा सकता है? बच्चे हो, टीचर ना हो, क्या बच्चा पढ़ सकता है? तो वही बोला, सब एक दूसरे के पूरक है। उसी तरह पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जब दोनों लोग मिलेंगे, पृथ्वी और इस पृथ्वी पर रहने वाले लोगों का जब सम्यक प्रकार से मिलन होगा, तभी एक अच्छे राष्ट्र का स्वरूप संपादित होगा, विकसित होगा। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। जन के कारण माने लोगों के कारण ही इस पृथ्वी को मातृभूमि कहा जाता है, माता की संज्ञा प्राप्त करते। अगर ये जन न होते तो पृथ्वी को माता का दर्जा नहीं प्राप्त होता, माता का नाम नहीं मिलता उसे। और फिर उन्होंने बताया कि पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। यह पृथ्वी हमारी माता है और यह लोग पृथ्वी के क्या है? पुत्र हैं। इसीलिए हमारे संस्कृत काव्य में लिखा गया, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या। माता भूमि, भूमि माता है, पुत्रो अहम, अहम पुत्र है पृथिव्या। अहम माने मैं, पुत्र माने पुत्र हूं, किसका? इस पृथ्वी का। भूमि माता है और मैं उसका पुत्र हूं। यह बात आज नहीं, अनेक शास्त्रों में अनेक विद्वानों ने लिखा है। पाणिनि काल तक के जो विद्वान थे, उन विद्वानों ने भी इस पृथ्वी को माता के ही रूप में स्वीकार किया। जो थोड़े से धर्म को जानने वाले होंगे, वह जब भी सुबह अपने बिस्तर से उठते होंगे, सर्वप्रथम धरती पर पैर रखने से पहले धरती माँ को प्रणाम करते हैं। वह माता है, उस पर हम पैर कैसे रखें, इसलिए प्रणाम करके क्षमा याचना करते।
ये हमारे संस्कार हैं। और फिर उसके आगे कि जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। जब तक लोगों के हृदय में इस पृथ्वी के प्रति, इस धरती के प्रति, इस भूमि के प्रति माता जैसा भाव उत्पन्न नहीं होगा, तब तक राष्ट्रीयता का विकास नहीं होगा। यह कुंजी है। जब तक लोगों के अंदर यह भावना नहीं आएगी कि यह पृथ्वी और यह पृथ्वी जो हमारी माँ है, मैं इसका पुत्र हूं, ऐसा भाव का विचार नहीं होगा, तब तक राष्ट्रीयता का विकास नहीं होगा। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। जहां माता पुत्र का भाव होता है, वहीं पर अच्छे राष्ट्र का निर्माण होता है। जिस घर में माता और पुत्र का संबंध अच्छा होता है, वही घर विकसित होता है, वही घर विकासशील होता है। और आगे बताया कि तब तक यह भाव जब सशक्त रूप में जागता है, माने सशक्त माने हो गए कि शक्ति के साथ, मजबूती के साथ जब यह भाव हमारे अंदर, हमारे हृदय में उत्पन्न होता है, तब राष्ट्र निर्माण के स्वर वायुमंडल में भरने लगते हैं। वायुमंडल में भरने का मतलब चारों तरफ फैलने लगते हैं। इस भाव के द्वारा भी मनुष्य पृथ्वी के साथ अपने सच्चे संबंध को प्राप्त करते हैं। अगर यही माता और पुत्र का जो व्यवहार होता है, माता पुत्र के प्रति जो प्रेम होता है, अगर यही हम पृथ्वी के साथ अपना संबंध रखें, वही लिखा है, इसी भाव के द्वारा मनुष्य पृथ्वी के साथ सच्चे संबंध को प्राप्त करता है। अपने इस धरातल के साथ जैसा हम व्यवहार अपने मानव जीवन में अपने संबंधों के साथ करते हैं, अगर वैसे ही आत्मीय संबंध अपनी इस धरती माँ से करें, इस भूमि से करें, तो वही भाव के द्वारा यह राष्ट्रीयता विकसित होगी। जहां यह भाव नहीं है, वहां जन और भूमि का संबंध अचेतन और जड़ बना रहता है। जहां ऐसे भाव, माता पिता या पुत्रवत भाव नहीं है, मातृत्व भाव नहीं है, वहां लोगों का भूमि के साथ कैसा संबंध है? अचेतन है। जड़ माने मूर्ख होता है, जड़ माने मरा हुआ भी होता है, मृतपाय संबंध होता है। आप ऐसे बहुत सारे देश होंगे जो अपने मातृभूमि से प्रेम नहीं करते। अचेतन और जड़ बना रहता है, कोई चेतना नहीं होती अपने इस भूमि के प्रति, और ना ही जड़ माने हो गया मृतपाय। हमेशा वह अपने इस धरती को बचाने के लिए वह संबंध हमेशा लगभग मृतपाय हो जाते हैं। जिस समय भी जन का हृदय भूमि के साथ माता और पुत्र के संबंध को पहचानता है, जिस समय जन माने लोगों का हृदय इस भूमि के साथ जैसे माता और पुत्र का व्यवहार होता है, संबंध होता है, कि आपने देखा होगा कि जब बच्चा छोटा होता है, माँ के बालों को पकड़कर खींचता है, माँ कभी गुस्सा नहीं करती, उसकी गलतियों को क्षम कर देती हैं, क्षमा करती रहती हैं। लेकिन बड़ा बालक हो जाए और माता के बालों को पकड़कर खींचे, माँ तुरंत पलटकर जवाब देंगी। बोला कि जब तक हम पुत्रवत व्यवहार रखेंगे, तो लिखा है कि माता और पुत्र के संबंध को पहचानता है कौन? यह भूमि भी पहचानती है। जैसा हम इस धरती के साथ व्यवहार करेंगे, यह धरती भी हमें वैसा फल देगी। और आगे यही लिखा है कि उसी क्षण आनंद और श्रद्धा से भरा हुआ उसका प्रणाम भाव मातृभूमि के लिए इस प्रकार प्रकट होता है। क्षण और आनंद और श्रद्धा, आनंद माने खुशी से, श्रद्धा माने विश्वास भरा। जब तक उस व्यक्ति का माने इस संसार में रहने वाले लोगों का अपनी मातृभूमि के प्रति यदि विश्वास नहीं होगा, अपनी मातृभूमि को देखकर यदि प्रसन्नता नहीं होगी, तब तक एक सच्चे राष्ट्रीयता की कल्पना, एक सच्चे राष्ट्र की कल्पना नहीं की जा सकती। हमारा इस पृथ्वी के प्रति, इस धरती के प्रति, इस भूमि के प्रति, इन लोगों के प्रति हमेशा प्रणाम भाव होना चाहिए। प्रणाम भाव माने सम्मान भाव होना चाहिए। हम अपने माँ बाप को देखते हैं
तो उन्हें सम्मान की भरी दृष्टि से देखते हैं। इसीलिए फिर हमारे वही शास्त्रों में लिखा गया, नमो मात्रे पृथिव्यै, नमो मात्रे पृथिव्यै, नमो मात्रे पृथिव्यै। नमो माने नमस्कार है, मात्रे माता को, पृथिव्यै पृथ्वी को, माता रूपी पृथ्वी को नमस्कार है या माता पृथ्वी को नमस्कार है। माता, मातरम, मात्रा, मात्रे, मात्रे में भी चतुर्थी है और पृथिव्यै में भी चतुर्थी है। प्रश्न ऐसे ही बनेंगे, नमो मात्रे पृथ्वी में मात्रे या पृथ्वी में कौन सी विभक्ति का सूत्र लगा है, तो आपको ध्यान देना चाहिए कि नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच सूत्र है। नमस्कार के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जिसको हम नमस्कार करते हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति को नमस्कार है। माता और पृथिव्यै, माता को नमस्कार इसलिए माता में भी चतुर्थी लगी, पृथ्वी को भी नमस्कार है इसलिए पृथ्वी में भी चतुर्थी है। माता पृथ्वी को प्रणाम है, माता पृथ्वी को प्रणाम है। और आगे बताया कि यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। प्रणाम भाव का मतलब क्या हुआ, यह प्रणाम भाव ही क्या है, भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। जब तक हम अपने अंदर सम्मान, आदर भाव जैसे हम अपने माता पिता के प्रति करते हैं, वही संबंध भूमि और जन के बीच में है। यदि जन मन इस पृथ्वी पर रहने वाले लोग और इस भूमि से प्रणाम भाव रखते हैं, सम्मान भाव रखते हैं, तो तभी बंधन जो होगा, जो प्रेम होगा वह मजबूत होगा, दृढ़ होगा। बंधन जो दृढ़ बंधन है, प्रेम का बंधन है, वह मजबूत होगा। और इसी दृढ़ भित्ति के कारण, भित्ति माने होता है नींव, इसी दृढ़ नींव के कारण राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। हमारी नींव जितनी मजबूत होगी भवन उतना ऊंचा होगा। इसी दृढ़ चट्टान पर, माने इसी मजबूत इच्छा के कारण राष्ट्र का चिरजीवन आश्रित रहता है। हमारे राष्ट्र का जीवन कितने काल तक रहेगा, कितने समय तक रहेगा, ये हमारी दृढ़ इच्छा पर निर्धारित है। हमारी इच्छाएं जितनी मजबूत होंगी हमारा राष्ट्र उतने समय तक आश्रित रहेगा, जीवित रहेगा। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकार का उदय होता है। इसी दृढ़ इच्छा के कारण ही जो मनुष्यों में राष्ट्रीयता की भावना विकसित होती है, यह कर्तव्य है, और इसी कर्तव्य से अधिकारों का उदय होता है। राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। जितना हम राष्ट्र के प्रति अपना इच्छाएं मजबूत रखेंगे, जितना हमारा विश्वास रहेगा, तो मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का क्या होगा, उदय होगा। अर्थात इस पृथ्वी को भोगने के लिए हमारा उतना अधिकार होगा। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। जो लोग इस पृथ्वी के साथ माता या पुत्रवत व्यवहार संबंध स्वीकार करते हैं या मातृत्व भाव का संबंध स्वीकार करते हैं, वही उस पृथ्वी से खनिज लेने के अधिकारी हैं, इस पृथ्वी से जल पाने के अधिकारी हैं, पृथ्वी के सारे संसाधनों का उपयोग करने के अधिकारी हैं। वह एक निष्कारण धर्म है। इसमें बिना कारण, ये हमारा धर्म है कि माता के प्रति अनुराग और सेवा पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। माता के प्रति हमेशा प्रेम होना और एक पुत्र का भाव है, यह स्वाभाविक कर्तव्य है। कैसा? सेवा भाव का। यह अधिकार, यह जो है, यह ऐसा नहीं है कि सेवा भाव लोगों के कहने पर किया जाए। यह एक पुत्र का वास्तविक स्वाभाविक कर्तव्य, जन्मजात उसे यह मिला है कि वह अपनी मां से प्रेम करे और उसका सेवा करे। वह एक निष्कारण धर्म है, अर्थात बिना कारण के करने वाला धर्म है।
माँ आपका लालन पालन करे या ना करे, फिर भी आपको माँ की सेवा करनी है। माँ आपसे बैर भले रखे किसी कारणवश, लेकिन माँ से प्रेम करना है। ये निष्कारण धर्म, कोई स्वार्थ रहित धर्म नहीं होता। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम, यदि स्वार्थ बस, यदि तुम कोई पुत्र अपनी माता से प्रेम कर रहा है और पुत्र के अधः पतन को सूचित करता है। यदि कोई पुत्र अपनी माता से स्वार्थ बस केवल प्रेम कर रहा है, तो समझना उस पुत्र का अधः माने नीचे, पतन माने जाना। वो धीरे धीरे गर्त में चला जाएगा, पाताल लोक में चला जाएगा, उसका पतन निश्चित है। और जो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है, जो जन माने जो लोग मातृभूमि के साथ अपने संबंध को जोड़ना चाहते हैं, उसे अपने कर्तव्यों के प्रति पहले ध्यान देना होगा। हमारे कर्तव्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए, इस पर विचार करना पड़ेगा। तब जाकर हम लोग माता और पिता से प्रेम पाने के हकदार होंगे। फिर वासुदेव शरण अग्रवाल ने आगे बताया, माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। ऐसी माता कोई नहीं होगी जो सभी पुत्रों को बराबर से न चाहती है। इस प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं। कवि यहां बता रहा है, वासुदेव शरण अग्रवाल कह रहे हैं, इस प्रकार पृथ्वी पर भी बसने वाले सभी जन पृथ्वी के लिए क्या हैं, बराबर हैं। उनमें कोई ऊंच और नीच का भाव नहीं, कोई छोटा बड़ा का भाव नहीं, आप अमीर हैं कि गरीब हैं। पृथ्वी सबको एक जैसा पालन पोषण कराती है। जितना अधिकार आपका है उतना अधिकार उस बड़े वर्ग का भी है, जितना अधिकार इस छोटे वर्ग का है उतना अधिकार उस बड़े वर्ग का है। जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है, मातृभूमि के विकास के साथ जुड़ा हुआ है, वह समान अधिकार का भागी है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। इस पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों माने लोगों का विकास क्या विस्तार माने अनंत है। लोग नगरों में रहते हैं, जनपद शहरों में रहते हैं, पूरा में रहते हैं, गांवों में रहते हैं। पुर का अर्थ होता है कि 2-4 गांवों को मिलाकर पुर बन जाना, उसे पूरा करते हैं। गांव एक होता है, एक छोटा सा गांव। जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। लोगों की संस्कृति अलग है, लोगों का रहन सहन अलग है, लोगों की लंबाई अलग है, लोगों की कद और काठी अलग है, शरीर की बनावट अलग है, अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार। जो पहाड़ी इलाके वाले होंगे वो लंबे हैं। तो यह बनावट है, ये प्रकृति का क्या है, विस्तार है। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले हैं, अनेक प्रकार की भाषा, कहीं भोजपुरी है, अवधी है, खड़ी है। कोई ऐसा शहर होगा जहां इंग्लिश भी बोली जाती हो। अनेक धर्मों के मानने वाले, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, माने इस भारत में हमारे मातृभूमि पर अनेक धर्मों को मानने वाले, फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं। वो अलग, भले ही उनकी पूजा पद्धति अलग हो, लेकिन हम यदि संतान हैं सर्वप्रथम इस मातृभूमि के, और इसी कारण उनका सौहार्द भाव माने प्रेम भाव इस पृथ्वी के साथ अखंड है, कभी खंडित होने वाला नहीं है, अर्थात टूटने वाला नहीं है। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे से, सभ्यता माने हमारी जो सभ्यता है, पहनावा, यह सभ्यता है। रहन सहन, कैसे हम लोग रहते सहते हैं, इस दृष्टि से एक जन माने लोग एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं। यही लिखा है, सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं कि हम अपनी सभ्यता के कारण समाज में अग्रणी हैं, और कुछ वर्ग ऐसे हैं कि अपनी सभ्यता के कारण, अपने रहन सहन के कारण वो समाज में पिछड़े हुए हैं। आगे वही कभी बता रहा, आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उसमें भेदभाव उत्पन्न नहीं होता। जितना एक शहर का इस पृथ्वी पर अधिकार है,
जैसे इस धरती पर जितना एक हाथी का अधिकार है, उतना ही अधिकार एक छोटी सी चींटी का भी है। एक बड़ा विशालकाय जीव जंतु है, एक छोटा सा जीव जंतु है। तो वही बताया कि पृथ्वी किसी के साथ भेदभाव उत्पन्न नहीं करती। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में, माने मैदान में, सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है, कोई बंटवारा नहीं था। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। यदि आपको इस पृथ्वी पर विकास करना, अपना खुद का विकास करना है, अपनी उन्नति करनी है, सबको अधिकार है इस पृथ्वी के संसाधनों के उपभोग करने का। पृथ्वी मिली है, भूमि को जोतो, भूमि को खोदो, अन्न उगाओ और अपने को आगे बढ़ाओ, ये सबको अधिकार मिला हुआ है। और आगे बताया कि किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। यह वही राष्ट्र है, यदि लोगों को यह छोड़ता जाए, कमजोर लोगों को हटाता जाए, नहीं, तुम्हारे अंदर राष्ट्र की भावना नहीं विकसित हो सकती, तो यह राष्ट्र कभी भी आगे नहीं बढ़ जाएगा। कमजोर को भी लेना पड़ेगा और मजबूत लोगों को भी लेना पड़ेगा। जितने भी आज तक के जो आंदोलन हुए हैं, जब तक उनमें कमजोर लोगों ने साथ नहीं दिया, कोई भी आंदोलन सफल नहीं हुआ। कवि यही बता रहा है, हम एक को छोड़कर भी, अगर एक व्यक्ति को छोड़ दिए तो हम राष्ट्र का विकास, राष्ट्र के एक अच्छे स्वरूप की कल्पना नहीं कर सकते। उदाहरण भी दिया कि अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी होगी। इस राष्ट्र में जितने भी अंग हैं, इस राष्ट्र के जितने भी अलग अलग क्षेत्र हैं, सभी क्षेत्र को हमें लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार और निर्बलता का निवास हो जाए, बहुत अच्छी बात बताई अग्रवाल जी ने कि यदि हमारे शरीर में किसी एक अंग में विकार उत्पन्न हो जाए, निर्बलता आ जाए या हाथ पैर काम करना बंद कर दें, हम अच्छे से अपने कार्यों को करने के लिए असमर्थ हो जाएंगे। पैरों में पीड़ा हो, हाथों में दर्द हो, सर में दर्द हो और हमको कोई कार्य करने के लिए कर दिया जाए, उस कार्य को तो करेंगे लेकिन उस उत्साह के साथ, उस खुशी के साथ नहीं करेंगे। हो सकता है उसका रिजल्ट लेट मिले। कवि यही बता रहा है, यदि राष्ट्र के किसी एक भाग में अंधकार होगा और निर्बलता माने कमजोरी होगी, तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में असमर्थ रहेगा, वो राष्ट्र विकसित ही नहीं होगा। एक क्षेत्र विकसित होगा लेकिन कहो संपूर्ण राष्ट्र का विकास हो जाए, नहीं होगा। इस प्रकार समय समग्र राष्ट्र को जागरण और प्रगति की एक जैसी उदार भावना से संचालित होना चाहिए। इस संसार में जितने भी लोग हैं, सबके हृदय में राष्ट्र के प्रति जागरण और प्रगति माने आगे की तरफ बढ़ने की एक उदार भावना होनी चाहिए। अनुदार नहीं, उदार, दया भाव होना चाहिए, तभी एक राष्ट्र आगे संचालित होगा, आगे बढ़ेगा। जन का प्रवाह अनंत है। प्रवाह माने गति, लोगों में गतियां अनंत है, इनकी शक्ति को कोई नहीं जानता। जन की जो गति होती है ना, बहुत ताकतवर होती है, अनंत है। कितनी ताकतवर है आज तक कोई जान नहीं पाया। लोगों में इतनी शक्तियां हैं। हजारों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया। इसी जन्मन, इसी पृथ्वी पर रहने वाले हैं लोग हजारों वर्षों से आत्मीय भाव को प्राप्त किया। जब तक सूर्य की रश्मियां माने किरण रहेंगी, नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः, नित्य माने रोज, लगातार, इस काल भुवन को अमृत से भर देती है। सूर्य उदित होता है, जो अंधकार रूपी काल है वो दूर भाग जाता है। सूर्य उदित होता है, सारे जीव जंतु पशु पक्षी अपने कामों में लग जाते हैं। सूर्य उदित होता है तो हम अपने कामों के लिए प्रेरित हो जाते हैं। हमें करना क्या है?
और तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। जब तक इस धरती पर सूर्य उदित होता रहेगा, सूर्य का प्रकाश पड़ता रहेगा, तब तक इस धरती पर जीवन रहेगा। जीवन भी क्या है? अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। ये हमारे इतिहासों में अनेक चढ़ाव उतार आए, जो लेकिन यहाँ के निवासी थे, उन मुसीबतों को पार करते हुए, उन मुसीबतों से लड़ते हुए इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम किया। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है। जो इन पृथ्वी पर रहने वाले लोगों का जीवन है ना, वह नदी की तरह है। नदी में जो प्रवाह होता है वह अनवरत होता है, वह कभी रुकता नहीं। और न रुकने के कारण हुआ क्या कि जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। ध्यान दीजिए, जैसे नदियां अनवरत लगातार बह रही हैं, उसी तरह मनुष्य को भी अपने कर्म के द्वारा, अपने श्रम के द्वारा उत्थान के लिए, अपने विकास के लिए, जो है एक मंजिल को पाने के लिए उसे हमेशा अपने कर्म और श्रम के द्वारा एक नई मंजिल को पाया जा सकता है। एक विकसित राष्ट्र की कल्पना की जा सकती है। नदियों में जहां प्रवाह तीव्र होता है, वहां की नदियां गहरी होती हैं, पतली होंगी, गहरी होंगी। और जहां नदियों का प्रवाह धीमा होगा, वहां नदियां छिछली हो जाती हैं, गहराई कम हो जाएगी, फैलाव ज्यादा हो जाएगा। यही बात हमारे जीवन में भी होनी चाहिए। यदि हमारा कर्म और श्रम तीव्र होगा, ज्यादा उसमें प्रवाह होगा, तो हमारा जो विकास है वो उतनी तीव्र गति से होगा, उतनी ही गहराई के साथ हम इस धरती माँ से जुड़े रहेंगे, उतनी ही गहराई के साथ हम राष्ट्र से जुड़े रहेंगे। लेकिन हमारे जीवन में यदि धारा का प्रवाह, जीवन रूपी धारा प्रवाह यदि धीमा पड़ा, तो हम छिछले नदियों के समान हो जाएंगे। फैले तो होंगे, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं। और फिर अग्रवाल जी आगे संस्कृति के बारे में बताएंगे, तो इसकी चर्चा कल करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखिएगा। अपना नाम, गांव, जिला अवश्य डालिए, ताकि इससे हमें मालूम होता रहे कि हाँ, आप लोग देख रहे हैं। वीडियो को लाइक शेयर आपके ऊपर है, अच्छा लगे तो कीजिए, ना लगे तो मत कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।